एवरीवन, स्वागत है आपका विनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। दोस्तों, एमआरएफए को लेकर के हम लोगों ने पहले ये अनुमान लगाया था कि आगे चल के अगर ये प्रोग्राम बढ़ भी जाता है तो इसमें एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको लेकर हमें एक बड़ी उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि शुरुआत में कहा गया था कि एमआरएफए के अंतर्गत जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे ये इंडियन कंपनीज के साथ एक जॉइंट कोलैबोरेशन को फॉर्म करके बनाए जाएंगे। लेकिन बीच में साब ने एक नई शुरुआत करी थी, जहां पर उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है उसको मैनेज करने की बात कही थी, और उन्होंने किसी भी इंडियन कंपनी के साथ जो कोलैबोरेशन है उसको फॉर्म करने में जो कंफर्टेबल वो नहीं थे। और अब यही चीज़ हमें डसाल्ट एविएशन के साथ देखने को मिली है, और यहाँ पर एंट्री हो चुकी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे काफ़ी लंबे समय तक ये माना जा रहा था कि ये फिलहाल इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये कंफर्म कर दिया है कि वो एमआरएफए प्रोग्राम में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, और जो भी एयरक्राफ्ट सिलेक्ट किया जाता है भारतीय वायुसेना के लिए टेंडर प्रोसेस के थ्रू, उसके निर्माण में वो इंटरेस्टेड भी हैं, और वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। हालांकि एक तरफ जहां एचएएल का ये स्टैंस जो है भारत के लिए एक राहत की खबर लेकर सामने आया है, क्योंकि किसी भी दूसरे प्राइवेट सेक्टर कंपनियों की तुलना में इनके पास ज़्यादा अनुभव है, इनके पास ज़्यादा वर्क फोर्स है, और इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये एंट्री अब कुछ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को खटक रही है, जो कि शुरुआत से ही अपनी खुद की इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन फैसिलिटी को एस्टैब्लिश करने के एडवोकेसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें डसाल्ट एविएशन कम नहीं है। डसाल्ट एविएशन, जो कि फ्रांस की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर है, जो कि राफेल का निर्माण करती है, और उन्हें एमआरएफए प्रोग्राम में एक फ्रंट रनर के तौर पर देखा जा रहा है, वो अब पूरी तरीके से अपने कंट्रोल जो है अपनी फैसिलिटी के ऊपर चाहते हैं। यानी एयरक्राफ्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगी उसका वो फुल कंट्रोल चाहते हैं, और इसके लिए वो लगातार जो है भारत से आग्रह भी कर रहे हैं। और आपको बता दें कि अभी इस पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तो नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 2 महीने में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान कर दी जाएगी, और उसके बाद इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष की शुरुआत में जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है इसको इशू कर दिया जाएगा। एक तरफ जहां डसाल्ट एविएशन भारत में इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहती है अपनी फैसिलिटी का, तो वहीं बोइंग ने एक काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर सामने रखा है। न सिर्फ बोइंग बल्कि रशिया की जो कंपनी है उन्होंने भी भारत के सामने एक अट्रैक्टिव ऑफर रखा है। एक तरफ जहां स्वीडन की कंपनी और फ्रांस की कंपनी इंडिपेंडेंट कंट्रोल चाहती हैं, तो वहीं बोइंग ने यह कंफर्म कर दिया है कि चाहे भारतीय वायुसेना F-15EX को सेलेक्ट करे, चाहे भारतीय वायुसेना F-18 सुपर हॉर्नेट को सेलेक्ट करे, बोइंग को कोई दिक्कत नहीं है। बोइंग एचएएल के साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करके ही एयरक्राफ्ट का निर्माण करेंगी। यानी एचएएल के इस प्रस्ताव को बोइंग का खुला समर्थन मिल चुका है, और बोइंग ने कहा है कि वो भारत की कंपनियों के साथ मिल करके ही काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। और ठीक हमें जो ऑफर मिला है वो रोस्टेक की तरफ से मिला है, जहां पर उन्होंने कहा है कि चाहे भारतीय वायुसेना MiG-35 को सेलेक्ट करे, चाहे Su-35 सुपर फ्लैंकर को सेलेक्ट करे, इन दोनों के केस में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है या फिर प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन उन्होंने विशेष तौर पर यह कहा है कि प्राथमिकता जो रहेगी वो एचएएल को रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हम सब जानते हैं कि एचएएल जो है सुखोई 30 MKI का लोकल प्रोडक्शन करती है और इन्हें असेंबल किया जाता है। तो सुखोई के पास एक एचएएल के पास एक अच्छा खासा अनुभव भी है सुखोई के एयरक्राफ्ट का निर्माण करने का। तो वहीं लॉकहीड मार्टिन की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है वो डिफेंस पीएसयू के जगह पर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उस पर ज़्यादा है, जहां पर वो टाटा एयरस्पेस सिस्टम के साथ कोलैबोरेशन को फॉर्म करेंगे और F-21 का निर्माण करेंगे। आपको हमने डिफेंस न्यूज़ की वीडियो में बताया भी था कि F-21 को लेकर के पहले ही लॉकहीड मार्टिन के प्रेसिडेंट ने ये कंफर्म कर दिया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात के दौरान कि ये एयरक्राफ्ट F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग 2 का एक फ्यूजन है, जहां पर बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी है वो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से इनकॉर्पोरेट करी गई है, और ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऑलरेडी भारत में उनकी जो फैसिलिटी है टाटा के साथ मिल करके वो F-16 के विंग्स का निर्माण करती है, और F-16 के विंग्स का निर्माण होने का मतलब ये है कि अगर भारतीय वायुसेना F-21 की तरफ जाता है तो कंप्लीट प्रोडक्शन जो है भारत में किया जाएगा और रिकॉर्ड टाइम में एयरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे। वहां पर वो इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स के लिए भी मान चुके हैं, इंडियन मेड वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन के लिए मान चुके हैं, और भी कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो मान चुके हैं। हालांकि भारत में डिफेंस एक्सपर्ट जो है वो F-21 को उतना समर्थन नहीं दे रहे हैं। उसके पीछे की वजह ये है कि अभी भी इसे रीब्रांडेड F-16 के तौर पर ही देखा जा रहा है, भले इसमें एडवांस सिस्टम इक्विप किए गए हैं तो क्या हुआ।
तो बोइंग की बात करें तो बोइंग तो ऑलरेडी अपने F-15EX को लेकर पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि $90 मिलियन पर यूनिट की कॉस्ट में ये भारत को ऑफर किए जाएंगे। इंडियन मेड वेपन सिस्टम का इंटीग्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से इनको कॉन्फ़िगर भी किया जाएगा और जो स्पेसिफिक इन्हांसमेंट्स हैं उनके लिए भी वो मान चुके हैं। हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पर बोइंग के केस में कि बोइंग ने कहा है कि वो प्रोडक्शन लाइन को स्टैब्लिश करेंगे और आने वाले तकरीबन दशकों तक जो भारत को लगातार सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। बोइंग का कहना है कि इस समय ये एयरक्राफ्ट पूरे कंपटीशन में सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर है और निस्संदेह उनका ये क्लेम झूठा नहीं है, क्योंकि F-15 का रिकॉर्ड अगर हम उठा के देखें तो F-15 ईगल के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है जो अभी तक उसको कोई बीट नहीं कर पाया है। 100 से ज़्यादा एयर टू एयर किल्स हैं बिना किसी सिंगल लॉस के, और F-15EX उससे काफ़ी पावरफुल है क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें एडवांस कंप्यूटर और एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, कॉकपिट को रीडिज़ाइन किया गया है, नए वेपन सिस्टम्स को ऐड किया गया है, इंजन को इन्हेंस किया गया है, तो ये भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। वहीं अगर हम यूरोफाइटर टाइफून की बात करें तो यूरोफाइटर टाइफून भी इन्हीं के जैसे है। उनको कोई यहाँ पर शौक नहीं है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करें। उन्होंने खुद ये चीज़ स्पष्ट कर दी है कि अगर कोलैबोरेशन फॉर्म होता है तो वो HAL के साथ होगा या किसी और कंपनी के साथ होगा, और संयुक्त रूप से जो टाइफून्स हैं उनका निर्माण भारत में किया जाएगा। वो टाइफून की TOT के लिए भी मान चुके हैं और इंडिया के हिसाब से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो करने के लिए भी मान चुके हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये उठ रही है कि डसॉल्ट एविएशन जो खुद एक प्रबल दावेदार है वो इस समय इंडिपेंडेंट काम करने पर जोर दे रही है, और शायद यही कारण है कि यहाँ पर दुविधा की स्थिति बन चुकी है। हालांकि बातचीत लगातार उनसे चल रही है और डसॉल्ट एविएशन को यह समझना चाहिए कि भारतीय वायुसेना की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 या 2 एयरक्राफ्ट की नहीं है, और आत्मनिर्भरता का मतलब ही यही है कि हम ये चाहते हैं कि हमें जो एक्सपर्टीज है, जो नॉलेज है वो मिले, और अगर इंडिपेंडेंटली ही काम करना है तो फिर कोलैबोरेशन किस चीज़ का। लेकिन फिर भी अभी भारत सरकार इनसे संपर्क में है। माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय बहुत जल्दी जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये प्रदान करेगा और उसके बाद 114 फाइटर एयरक्राफ्ट जो है इनकी खरीद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल भारतीय वायुसेना जो है चाइना और पाकिस्तान से चैलेंजेस को फेस कर रही है। एक तरफ जहां चाइना पाकिस्तान को एडवांस फाइटर से इक्विप कर रहा है तो भारत की दिक्कतें भी लगातार बढ़ रही हैं। सबसे एडवांस फाइटर की बात करें तो हमारे पास राफेल के तौर पर जो सबसे एडवांस फाइटर है ये उपलब्ध है, जो हमने फ्रांस से 36 की संख्या में खरीदे हैं, और उसके अलावा सुखोई 30 MKI हमारी जो बैकबोन है ये 2050 तक बनी रहेंगी। लेकिन आप सबको पता है, और भारतीय वायुसेना के जो एयर मार्शल हैं उन्होंने खुद अपने वक्तव्य के दौरान कहा था कि जैसी स्थिति चल रही है MRFA हमारे लिए अब जरूरी है, और भारतीय वायुसेना एक्विजिशन को फास्ट ट्रैक करने का पूरा प्रयास अब कर रही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क 2 और मार्क 1 जिसके भरोसे हम बैठे हैं उनका प्रोडक्शन तभी फास्ट किया जाएगा जब इंजन डिलीवरी फास्ट होगी, और ऐसे में भारतीय वायुसेना अपनी कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती और सही निर्णय लेने की अब जो ज़रूरत है वो आन पड़ी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है, भारत को क्या अभी भी फ्रांस के पीछे जाना चाहिए, या फिर जो सबसे अट्रैक्टिव ऑफर है, सबसे किफ़ायती ऑफर है, उनको देख करके तुरंत जो डिसीजन है वो लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।